तो उत्तर प्रदेश एक अहम प्रदेश है। तो मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी जो है 2029 तक का टारगेट सेट किया है। भाई 2029 तक हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जो है 1 ट्रिलियन बनाने का काम करेंगे। डिजिटल मैपिंग करते हैं और CST के माध्यम से हम जो हमारे जनमानस है, जो हमारे बच्चे हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनको वैज्ञानिक रुचि में उनका रुचि बढ़े, उस बात को लेके जो है नक्षत्रशालाएँ, स्पेस पार्क और साइंस पार्क वगैरह, साइंस गैलरी वगैरह, इनका निर्माण करने का हम लोग काम करते हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण किरदार है। विज्ञान का जो क्षेत्र है, विज्ञान आज कहाँ तक पहुँचा है, साइंस में कितना डेवलपमेंट हुआ है और यूपी सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ परियोजनाएं हैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में और किस तरीके से इसका योगदान विकसित यूपी के लिए रहा है, ये समझने के लिए सीधा मंच पर आमंत्रित करते हैं यूपी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार जी का और साथ ही हमारी सहयोगी सरिता का। आज विकसित यूपी बैठक में हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विकसित यूपी का जो विज़न है यूपी सरकार का, तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोज़गार की दिशा में हो, हर सेक्टर में किस तरह से यूपी आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो खास सेशन इस वक्त है, ये है तकनीक से तरक्की, इसका नाम है, और इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र में यूपी में क्या कुछ काम हो रहा है, इसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं। आपका मैं परिचय यहाँ पर दे देती हूँ। आप 3 बार MLA रह चुके हैं, अभी तीसरी बार इनका यह टेन्योर चल रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों से जोरदार स्वागत प्लीज़। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से आपके पास विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो अगर इस हम क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास ये डिपार्टमेंट है और आज का जो थीम हमारा है विकसित यूपी, और आपके साथ ये जो सेशन है ये है तकनीक से तरक्की। तो तकनीक से तरक्की कैसे हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से विकसित यूपी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो किस दिशा में आप काम कर रहे हैं, कितना काम हुआ है और क्या कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आपके? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि कम से कम देश की आज़ादी के बाद किसी लीडर ने देश के सामने एक टारगेट तो सेट किया है कि 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने का काम करेंगे। इससे पहले भी सरकारें बहुत रही हैं। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, उसके बीच में और भी सरकारें बहुत रही, लेकिन किसी का विज़न, किसी का दिमाग इस तरफ नहीं गया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है देश के सामने एक मोटिव रखा कि हमारे देश को भी विकसित होना चाहिए। जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए, छोटे छोटे देश, वो आज विकसित श्रेणी में खड़े हुए हैं और हमारा देश आज भी विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे इस बात के लिए। उसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना एक विज़न सेट किया, विज़न स्टेटमेंट सेट किया कि हम जो है 2047 को तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होता तो देश का कोई मायने नहीं है। 5वें हिस्से की आबादी के रूप में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश एक अहम प्रदेश है। तो मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी जो है 2029 तक का टारगेट सेट किया है। भाई 2029 तक हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जो है 1 ट्रिलियन बनाने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छे जो है काम जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस रूप में कर रही है। दूसरी बात आपने जो कही है, मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है। निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र को, किसी भी फील्ड को अगर गति आपको देनी है तो टेक्निकल रूप से और डिजिटल रूप से यदि उसको मजबूती मिल रही है तो उसको ऑटोमेटिक गति मिल जाएगी। वही काम हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो विभाग तो हमारा 2 यूनिट में काम करता है।
CST के रूप में और रिमोट सेंसरिंग के रूप में। रिमोट सेंसरिंग के रूप में हम लोग जो हैं शोध करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, डिजिटल मैपिंग करते हैं, और CST के माध्यम से हम जो हमारे जनमानस है, जो हमारे बच्चे हैं जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनको वैज्ञानिक रुचि में उनका रुचि बढ़े, उस बात को लेके जो है नक्षत्रशालाएँ, स्पेस पार्क और साइंस पार्क वगैरह, साइंस गैलरी वगैरह, इनका निर्माण करने का हम लोग काम करते हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण किरदार है। अच्छा, जितना हम आपके बारे में जानते हैं कि आप शुरू से आपको कृषि में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, आप किसान हैं और बचपन से इस चीज़ में हैं। तो मेरठ क्योंकि किसानों की धरती भी कह सकते हैं, और कहते हैं सबसे जो अमीर किसान है वो यहीं से ही हैं। और अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो कृषि के क्षेत्र में जी इसका क्या योगदान है? मतलब साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि क्षेत्र कितना आगे बढ़ पा रहा है? देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे जो हमारी यूनिट है रिमोट सेंसरिंग, वो भी इस पे काम करती है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आती है तो उस पर भी हम लोग शोध करने का काम करते हैं कि यदि इस बरसात में इस नदी में कितना पानी आएगा, ये कहाँ तक प्रभाव इसका डालेंगे, तो इस पर भी हम लोग काम करते हैं। और जो किसानों से जुड़े हुए जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको जो है रिपोर्ट करने का काम करते हैं कि ये आपके जनपद में ये नदी है, इस नदी की ये संभावनाएं हैं, इस बार ये नदी यहाँ से गुजर सकती है, ये इतना नफ़ा और इतना नुकसान कर सकते हैं। इस तरह का शोध भी हम लोग करते हैं और अनेकों चीज़ पर भी करते हैं, ड्रोन वगैरह पे भी, इन सब चीज़ों पर बहुत सारे काम हैं जिन पर जो है हमारा विभाग इस तरह के काम करता है। डिजिटल मैपिंग हम लोग जो है नगर निगमों की भी कर रहे हैं, नगर पंचायतों की भी हम लोग कर रहे हैं। और अब अगला टारगेट ये है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी पंचायतें हैं उनकी भी डिजिटल मैपिंग हो, ताकि एनक्रोचमेंट कम हो, झगड़े कम हो। तो इस तरह का काम भी हमारा विभाग करता है। आपका एक कहीं पे स्टेटमेंट में पढ़ रही थी तो उसमें था कि कुछ AI या कुछ सेंसर कुछ ऐसे आने वाले हैं जो बता देंगे कि आप किसान जो है कब बीज बोते हैं और कब उसकी फसल आएगी, ये सब कुछ सेंसर बता देंगे। तो क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसानों को पहले ही पता लग जाएगा कि नहीं, ये सही है। देखो, खेती किसानी को भी अगर हम पुराने तरीके से करते रहेंगे तो जो प्रोडक्शन हमारा सामने निकल कर आना चाहिए वो नहीं निकलेगा। यदि हम खेती को भी टेक्निकल रूप से उसको किसी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल रूप से उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसका कम लागत में एक अच्छा प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं, चाहे गन्ने के रूप में हो, गेहूं के रूप में, या किसी फसल के रूप में हो, कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से AI का भी जो है, अब AI भी हमारे बीच में है, तो निश्चित उसका भी हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कि आप इसको रोज़गार से कैसे कनेक्ट करते हैं, इस क्षेत्र में क्या कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट कर चुके हैं या फिर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या कुछ ऐसा काम चल रहा है जिससे आप युवाओं को जोड़ सकते हैं या रोज़गार क्रिएट हो सकते हैं? कुछ इस दिशा में काम हो रहा है क्या? देखो, इस दिशा में वैसे तो काफ़ी काम जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और अगर हम देखें, मैं राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से मिनिस्टर हूँ, और अभी हाल में आदरणीय चौधरी जैन जी स्किल एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। और आप पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया था प्रधानमंत्री जी ने कि यदि आप मिनिस्टर होते तो आप कौन सा मंत्रालय पसंद करोगे, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए कहा था कि मैं चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट को तो इतना वो पसंद करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी जैन जी निभा रहे हैं। तो देश के युवा स्किल्ड हों, हुनरमंद हों, कौशल विकास उनका अधिक से अधिक हो, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक काम हो भी रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो सभी रोजगार के अवसर की अगर हम बात करें, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकारी नौकरी हमने 8.5 साल में 8.5 लाख से ज़्यादा दे दी, संविदा पे अलग दिए हैं, आउटसोर्सिंग में अलग दिए हैं। तो और अनेक योजनाएं सरकार की चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार योजना है, उसके माध्यम से बिना ब्याज का पैसा हम लोग जो है युवाओं को देने का काम करें, ताकि वो जो है जो कौशल उनको प्राप्त है उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके, अपना काम कर सकें। तो बहुत सारे अवसर हैं जिनसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, आज इस बैठक में हम विकसित यूपी, विकसित भारत, इसकी बात कर रहे हैं, जो सरकार का विज़न है 2047 का। उसको लेकर
अलग अलग क्षेत्रों में कितना काम हो रहा है और क्या हो सकता है, उस पर हम सजेशन भी ले रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि आप वेस्ट यूपी की एक विधानसभा सीट पुरकाजी से आप विधायक हैं, तो आपके पास जब ये विभाग आया तो हम ये वेस्ट यूपी की बात करें, इस तरफ के जो किसान हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ, या क्या आपने उनके लिए ऐसा किया जो आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया, या कुछ आप कर सकते हैं जो आपके कुछ माइंड में आइडिया हो? देखो, मैं खुद किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैंने बताया जैसे मैं राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से एंड यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की थीम पर काम करती है। मतलब किसानों के लिए, युवाओं के लिए, दलित वंचित पिछड़ों के लिए काम करती है। तो जब मैं मिनिस्टर हुआ, शपथ मुझे हुई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो एक बार तो मुझे भी ऐसा ही लगा। तो जैसा मुझे लगा तो ऐसा ही हमारे लोगों को लगा, भाई मंत्री जी को, हमारे मंत्री को कौन सा विभाग दे दिया है, ये कैसे हमारे लिए काम करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं है, उसी विभाग पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे अवसर जो है उसमें तलाश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को, किसान भाइयों को भी उसका लाभ हो सके। तो साइंस के क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर IIMT के स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मान लीजिए इसमें कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है और यहीं पर, क्योंकि मेरठ में ही यहाँ पर मान लीजिए मेरठ के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है, क्या यहाँ पर रहकर वो कुछ ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं कि साइंस की फील्ड में आगे जा सकें? देखो, हमारे विभाग से बहुत सारे बच्चे जो साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग जो है फेलोशिप भी देते हैं। कई फील्ड में हम लोग जो है बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने का काम भी करते हैं। जो बच्चे अच्छे करते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं बच्चे, और उनका सिलेक्शन एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो एक पूरे प्रदेश में जो एक टॉप मोस्ट बच्चा होता है उसको हम 1 लाख रुपए मदद करते हैं। सेकंड वालों को 75,000 की भी करते हैं, तीसरे को 50,000 की करते हैं, और बाकी ओवरऑल जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको 25 से 30,000 रुपये पर मंथ भी उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं। चाहते हैं कि जो बच्चे साइंस से जुड़े हुए हैं, जो साइंस में रुचि रखते हैं, विज्ञान में रुचि रखते हैं, वो आगे बढ़ें। तो उसको प्रोत्साहन कार्यक्रम हमारे विभाग के द्वारा भी चलाए जाते हैं। दूसरा, हमारा मकसद ये है कि पूरे प्रदेश में नक्षत्रशालाओं की स्थापना हो, स्पेस पार्क की स्थापना हो, साइंस गैलरी की स्थापना हो, ताकि साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में बच्चों को पता लगे। अभी उत्तर प्रदेश में मात्र 1 नक्षत्रशाला संचालित है लखनऊ के अंदर, जिसका अभी हाल में हम लोगों ने शुभारंभ किया था कुछ समय पहले। वो भी मतलब जीर्णोद्धार होने के बाद में स्टार्ट हुई है। दूसरी गोरखपुर में है। गोरखपुर में उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है दोबारा। वहाँ पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन उसका माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। साइंस पार्क वहाँ हम लोग निर्माण कर रहे हैं, अगले साल तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। रामपुर की भी हमारी काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसको हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा मंडल स्तर पर हम लोग जो है मुरादाबाद मंडल में हम लोग बनाने का काम करेंगे। बरेली में हम लोगों को ज़मीन मिल गई, वहाँ बना रहे हैं। बनारस में बना रहे हैं, बांदा में बना रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों को मंडल स्तर पर ज़मीनें हम लोगों को मिल रही हैं। मेरठ में भी अगर हमें मिलेगी ज़मीन, यहाँ हम लोगों को मेरठ में भी अधिकारियों से संपर्क करके अगर यहाँ भी हमें ज़मीन मिलेगी तो हम लोग यहाँ भी नक्षत्रशाला का निर्माण कराने का काम करेंगे, साइंस पार्क, विज्ञान पार्क, ताकि जो है हमारे जो साइंस से जुड़े बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे हमने चर्चा की, आपका जो विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विकसित यूपी, इसको लेकर आज आपसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बैठक में आने के लिए। धन्यवाद।